पेज नंबर 42। नियम 7। काम दूसरों से करवाएं लेकिन श्रेय खुद लें। विचार। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। इसी तरह से आप न सिर्फ अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचाएंगे, बल्कि इससे यह भी छवि बनेगी कि आप बहुत कार्यकुशल और तीव्र हैं। लोग आपको याद रखेंगे कि आपके सहायक गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह जाएंगे। दूसरे से जो काम करवा सकते हो उसे खुद कभी न करें। अंधी मुर्गी। एक मुर्गी की आंखों की रोशनी चली गई थी। अंधी होने के बावजूद वह बहुत मेहनत से भोजन की तलाश में जमीन पर खोदती रहती थी। इस मेहनती मूर्ख को क्या फायदा होना था। दूसरी तेज आंख वाली मुर्गी अपने कोमल पैरों की शक्ति को बचा कर रखती। वह हमेशा अंधी मुर्गी के पास ही रहती थी और उसकी मेहनत का फल चखती रहती थी। जब भी अंधी मुर्गी अनाज का दाना खोद कर निकालती थी तो उसकी तेज आंख वाली सहेली उस दाने को खा जाती थी। फेबलेस गोट होल्ड लेसिंग। 1729 से 1781। शक्ति की कुंजी। ताकत की दुनिया जंगल की दुनिया की तरह है। कुछ जानवर खुद शिकार करके जीते हैं, जबकि ज्यादातर जानवर गिद्ध दूसरों के शिकार पर जीते हैं। बाद वाली श्रेणी के जानवरों में कल्पनाशीलता कम होती है और वे अक्सर शक्ति की जरूरत वाले काम को नहीं कर सकते। वे जल्द ही यह बात समझ लेते हैं कि अगर वे इंतजार करेंगे तो उन्हें कोई न कोई ऐसा जानवर मिल जाएगा जो उनके लिए शिकार कर देगा। नादान न बने। इस समय जब आप किसी गधे की तरह काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी गिद्ध मंडरा रहे हैं और आपके रचनात्मकता से फायदा उठाने का तरीका सोच रहे हैं। इसके बारे में शिकायत करने का आग बबूला होना बेकार है। बेहतर यह है कि आप खुद की रक्षा करें और इस खेल को निपुणता से खेलें। शक्ति का आधार स्थापित करने के बाद आप गिद्ध बन जाएं। इस नीति पर चलने से बहुत सा समय और मेहनत बच जाएगी। कलाकार पीटर पॉल रूबेंस की कैरियर के उत्तरार्ध में उनकी पेंटिंग्स मांग बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने एक सिस्टम बना लिया। वे अपने बड़े स्टूडियो में दर्जनों अच्छे पेंटर्स को नौकरी पर रखते थे। उनमें से एक कपड़ा बनाने में माहिर था तो दूसरा पृष्ठभूमि बनाने में, और इसी तरह बाकी क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी थे। उनके इस स्टूडियो के एक साथ बहुत से चित्रों पर काम चलता था। जब कोई महत्वपूर्ण ग्राहक स्टूडियो देखने आता तो ड्यूबेंस उस दिन नौकरी पर रखे पेंटर्स को भगा देते थे। जबकि जब ग्राहक बालकनी से देखता था उसे रेबेंस अविश्वसनीय तेजी और ऊर्जा से कई पेंटिंग्स एक साथ काम करते दिखाई देते थे। ग्राहक हैरान रह जाता था कि यह व्यक्ति कितना असाधारण है जो कम समय में इतने सारे मास्टरपीस पेंट कर सकता है। अगर कोई शिकारी घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर 6 घोड़ों के पैरों का इस्तेमाल करता है और वेग लियांग को उनकी बागडोर थामने देता है तो वह बिना थके तेज जानवरों से आगे निकल जाएगा। जब यह मान ले कि वह घोड़ा गाड़ी के लाभ को छोड़ दे, घोड़ों के उपयोगी पैरों तथा वेंग लियांग की निपुणता का इस्तेमाल न करे और पैदल ही जानवरों के पीछे भागने लगे तो उसके पैर भले ही लीची जितने तेज हों, लेकिन वह जानवरों से आगे नहीं निकल सकता। सच तो यह है कि अच्छे घोड़े और मजबूत घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करके साधारण से साधारण आदमी भी जानवरों को पकड़ सकता है। हेन फेई सू, चीनी दार्शनिक, 3री सदी ईसा पूर्व। इस नियम का सार यह है कि काम दूसरों से करवाना सीखें और श्रेय खुद लें, ताकि लोगों को यह लगे कि आप में अनूठी शक्ति है। अगर आप हर काम खुद करना चाहेंगे तो आपकी ऊर्जा काम का बर्बाद होगी और आप थकान के मारे निडाल हो जाएंगे। ऐसे लोगों को ढूंढें जिनमें भी योग्यताएं और रचनात्मकता हो, जिनकी आप में कमी हो। या तो उन्हें नौकरी पर रख ले या उनके काम पर अपने नाम का लेबल लगाना शुरू कर दें, या फिर उनके काम पर अपना नाम चिपकाने का कोई और तरीका खोजें। इस तरह से उनकी रचनात्मकता लोगों के सामने आपकी रचनात्मकता बन सकती है और आप जीनियस नज़र आने लगते हैं। इस नियम का इस्तेमाल आप एक तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें आपको परजीवी की तरह अपने समकालीनों की मेहनत का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरीके का सार यह है कि ज्ञान और बुद्धि के वृद्ध कोण यानी अतीत का इस्तेमाल करें। आइजैक न्यूटन ने इसे कद्दावर लोगों के कंधों पर खड़े होने की संज्ञा दी थी। उनका मतलब यह था कि अपनी खोज करते समय उन्होंने अतीत के लोगों की सफलताओं का सहारा लिया था। न्यूटन ने प्राचीन मध्ययुगीन रेनेसां युग के वैज्ञानिकों के ज्ञान का भरपूर लाभ उठाया था और यह बात जानते थे। शेक्सपियर ने दूसरों की कहानियों पर नाटक लिखे। उन्होंने प्लूटार्थ के कथानक, चित्रण, चरित्र
यहाँ तक कि संवाद भी चुरा लिए, क्योंकि वे जानते थे कि सूक्ष्म मनोविज्ञान को समझने और चुटीले संवाद लिखने में प्लूटार्क का कोई सानी नहीं था। बाद के कितने सारे लेखकों ने शेक्सपियर से सीखा या चुराया है, चाहे वे रणनीति के प्राचीन महारथी हों, मानवीय मूर्खता के इतिहासकार हों, या मानवीय चरित्र की गहराइयों में डूबे डूबे लेखक हों। सभी का जान धूल खा रहा है। यह जान इंतजार कर रहा है कि आप आएं और उनके कंधों पर खड़े हो जाएं। उनका वाक कौशल आपका वाक कौशल बन सकता है, उनकी निपुणता आपकी निपुणता बन सकती है। वे अभी सभी कब्रों से उठकर सब कभी लोगों को यह बताने नहीं आएंगे कि आप उनका ज्ञान चुराया है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मौलिक काम करने की कोशिश में ज़िंदगी भर मेहनत करें, लगातार गलतियां करें, अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करें, या फिर अतीत की सेनाओं का इस्तेमाल करके किला फतेह कर लें, जैसा बिस्मार्क ने एक बार कहा था। मूर्ख कहते हैं कि वे अपने अनुभव से सीखते हैं, मैं दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना पसंद करता हूँ। तस्वीर गिद्ध। जंगल के सभी जीवों में उसका काम सबसे आसान होता है। दूसरों की कड़ी मेहनत से उसका काम आसान बन जाता है, उनके मरने से उसे भोजन मिलता है। गिद्ध पर निगाहें जमाए रखें। जब दूसरे कड़ी मेहनत करते हैं तो वह उनके ऊपर मंडराता रहता है। उसे बुरा न माने, बल्कि उसके साथ जुड़ जाएं, विशेषज्ञ की राय। इस छोटे से जीवन में सीखने को बहुत कुछ है, और ज्ञान के बिना जिंदगी अर्थहीन है। इसलिए सबसे ज्ञान हासिल करना एक उत्कृष्ट तकनीक है। दूसरों की जी तोड़ मेहनत के बल पर आप महानता की प्रतिष्ठा हासिल करना सीखें। बालित्सेर ग्रेशियन 1601 से 1658। नियम 8। नियम 8। दूसरों को अपना पास बुलाएं, जरूरत पड़ने पर दाना भी डालें। विचार। जब आप दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। हमेशा ज़्यादा अच्छा यही होता है कि आपका विरोधी आपके पास आए और इस प्रक्रिया में अपनी योजनाएं छोड़ दे। बहुत बड़ा प्रलोभन देकर उसे ललचाएं, फिर उस पर हमला कर दें। तुरूप के सारे पत्ते आपके हाथ में होते हैं। जब मैं हिरण के लिए दाना डालता हूं तो मैं दाना सूंघने आने वाले हिरण को पहले गोली नहीं मारता, बल्कि जब तक इंतजार करता हूं तब तक कि पूरा का पूरा झुंड वहां नहीं आ जाता। ओटो विन बिस्मार्क 1815 से 1898। शक्ति की कुंजी। यह नाटक इतिहास में बहुत बार खेला गया है। कोई आक्रामक लीडर बहुत से साहसिक कदम उठाता है, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है। कुछ समय बाद वह शक्ति के शिखर पर पहुंच जाता है, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही हर चीज़ उसके खिलाफ होने लगती है। उसके असंख्य दुश्मन आपस में गठबंधन कर लेते हैं। अपनी शक्ति को बनाए रखने की कोशिश में वह हर हर दिशा में लड़ता है, जिसे वह थक जाता है और अंततः उसका पतन हो जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि यह आक्रामक व्यक्ति कभी भी पूरे नियंत्रण में नहीं होता। वह दो चार कदमों से आगे तक नहीं देख पाता। वह अपने साहसिक कार्यों के परिणामों को नहीं देख पाता, चूंकि उसे हमेशा अपने शत्रुओं के कदमों और अपने जल्दबाजी के कामों पर प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। इसलिए उसकी आक्रामक ऊर्जा ही उसकी दुश्मन बन जाती है। शक्ति के संसार में आपको खुद से पूछना चाहिए, अगर नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है तो वहां से भागने, समस्याएं सुलझाने और शत्रुओं को हराने की कोशिश करने का क्या फ़ायदा। मैं घटनाओं को नियंत्रित करने के बजाय उन पर प्रतिक्रिया करने में ही क्यों उलझा रहता हूँ। जवाब आसान है, शक्ति की परिभाषा आपकी ही गलत है। आपने गलती से आक्रामक काम को ही प्रभावी काम मान लिया है। अक्सर सबसे प्रभावी काम होता है पीछे बने रहना, शांत बने रहना और दूसरों को अपने बिछाए जाल में फंसाना। तत्काल विजय पाने के बजाय दीर्घकालीन शक्ति का खेल खेलना ज्यादा असरदार होता है। याद रखें, शक्ति का मूल आधार है पहल करने की योग्यता। अपने कार्यों पर दूसरों से प्रतिक्रिया करवाना, अपने विरोधियों और अपने आसपास के लोगों को रक्षात्मक होने पर मजबूर करना। जब आपकी रणनीति के कारण दूसरे लोग आपके पास आने लगते हैं तो अचानक स्थिति का नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है, और जिसके पास नियंत्रण होता है उसके पास शक्ति होती है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना चाहिए और कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए। आपको लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति का लाभ उठाना चाहिए, जिन्हें जब उकसाया या प्रलोभन दिया जाता है तो वे भड़क जाते हैं। दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर करने की योग्यता दीर्घकालीन रणनीति के लिहाज से आपका सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। जब विरोधी मजबूर होकर आपके पास आएगा तो इसका एक लाभ यह भी होगा कि वह आपके इलाके में होगा। शत्रु के क्षेत्र में आने की वजह से वह घबरा रहा होगा, इसलिए वह अक्सर हड़बड़ी में काम करेगा और उससे
गलतियां होंगी। और समझदारी इसी में होती है कि बातचीत या बैठकों से में दूसरे व्यक्ति आपके इलाके में या कम से कम आपकी पसंद के इलाके में है। इस तरह से आप जाने पहचाने माहौल में होते हैं, जबकि सामने वाला अनजान माहौल में होता है और उसे मजबूरन रक्षात्मक बनना पड़ता है। स्वार्थ साधन एक खतरनाक खेल है। जब किसी को यह शक हो जाए कि उसे उससे मतलब निकलवाया जा रहा है तो उसे नियंत्रित करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप अपने विरोधी को अपने पास आने के लिए मजबूर करते हैं तो उसे यह भ्रम हो जाता है कि स्थिति को वही नियंत्रित कर रहा है। 19वीं सदी के मशहूर निवेशक डैनियल डू शेयर बाजार के मंजे हुए खिलाड़ी थे। जब वे यह चाहते थे कि बाकी लोग बाकी लोग किसी खास कंपनी के शेयर को खरीदें और बेचें और उसके भाव को ऊपर नीचे धकेलें, तो वे कभी सीधी नीति का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे चालाकी से काम लेते थे। उनकी यह चाल यह थी कि वे वॉल स्ट्रीट के रास्ते में पड़ने वाले एक क्लब में जाकर कहते थे कि उन्हें जल्दी ही स्टॉक एक्सचेंज पहुंचाना है। फिर वे अपना पसीना पोंछने के लिए लाल रुमाल निकालते थे। इस रुमाल से एक कागज गिरता था, लेकिन वे उसे गिराने पर ध्यान नहीं देते थे। क्लब के सदस्य हमेशा डू के कदमों को भांपने की कोशिश करते थे, इसलिए उनके जाने के बाद वे लपक कर उस कागज को उठा लेते थे। उस कागज में किसी कंपनी के शेयर के बारे में गोपनीय जानकारी लिखी रहती थी। बात फैल जाती थी और सदस्य उस जानकारी के आधार पर धड़ाधड़ वह शेयर खरीदने बेचने लगते थे और इस तरह डू के हाथों का खिलौना बन जाते थे। हर चीज़ इस बात पर निर्भर करती है कि आप जो दाना डाल रहे हैं वह कितना मीठा है। अगर आपका जाल आकर्षक है तो आपके दुश्मनों की इच्छाओं और भावनाओं की उलझन उन्हें सच्चाई नहीं देखने देगी। उनका लोभ जितना बढ़ेगा उन्हें उतना ही घुमाया जा सकता है। तस्वीर: शहद लगा हुआ भालू का फंदा। भालू का शिकारी अपने शिकारी के पीछे दौड़ नहीं लगाता। अगर भालू को यह पता चल जाए कि उसका पीछा किया जा रहा है तो उसे पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है। और मान लीजिए अगर किसी ने उसे पकड़ भी लिया तो वह हिंसक हो जाएगा। इसलिए शिकारी भालू का पीछा नहीं करते। इसके बजाय वह फंदे में शहद लगा देता है। जब भालू का पीछा करके खुद को थकाता नहीं, वह भालू के पीछे भागकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। वह तो बस फंदा तैयार कर देता और बस इंतजार करता है। विशेषज्ञ की राय: अच्छे योद्धा कभी दूसरों के पास नहीं जाते, बल्कि दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह दूसरों के खालीपन और खुद के बड़े होने का सिद्धांत है। जब आप अपने विरोधियों को अपने पास आने के लिए प्रेरित करते हैं तो उनकी शक्ति हमेशा खाली होती है। जब तक आप उनके पास नहीं जाते तब तक आपकी शक्ति हमेशा भरी होती है। खालीपन पर हमला करना अंडे पर पत्थर मारने की तरह है। जेंग यू द आर्ट ऑफ वॉर, 11वीं सदी का टिप्पणीकार। नियम 9। नियम 9: बहस से नहीं, अपने कामों से जीतें। विचार: बहस से मिलने वाली क्षणिक विजय दरअसल खोखली होती है। इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते। इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है जो काफी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करना बहुत ज्यादा असरदार होता है। बोले नहीं बल्कि काम करके दिखा दें। ओमिसिस के कार्य: जब एप्रियस को गद्दी से उतार दिया गया तो ओमिसिस सिंहासन पर बैठा। वह सईस जिले का था और सियफ कस्बे का निवासी था। पहले तो मिस्र के नागरिक उसका सम्मान नहीं करते थे क्योंकि वह गरीब घर से आया था। उसने अपने करियर बहुत निचले स्तर से शुरू किया था। मिस्र के नागरिकों का सम्मान पाने के लिए उसने सख्त कदम नहीं उठाए बल्कि चतुराई से उनके पक्ष में कर लिया। उसकी बहुत सी संपत्तियों में से एक था पैर धोने का वह स्वर्ण पात्र, जिसमें वह और उसके अतिथि खासकर अवसरों पर अपने पैर धोते थे। उसने इसे तुड़वाकर एक ऐसे देवता की सोने की मूर्ति बनवाई और उसे शहर की सबसे अच्छी जगह लगा दिया। मिस्र के नागरिक मूर्ति का सम्मान करने लगे। जैसे ही ओमिसिस ने यह सुना कि उसने एक सभा आयोजित की, सभा में उसने यह बताया कि सम्मानित मूर्ति कभी उसे पैर धोने का पात्र थी, जिसमें लोग अपने पैर धोते थे, कुल्ला करते थे और गंदगी साफ करते थे। उसने कहा कि उसका हाल भी मूर्ति की तरह ही है क्योंकि वह भी सब कभी एक साधारण व्यक्ति था, अब सम्राट बन गया। उसने कहा कि अच्छा यही रहेगा कि जिस तरह पैर धोने के पात्र का सम्मान करें उसी तरह उसका भी सम्मान करने लगे। इस तरह वे मिस्र के नागरिक उसे अपना स्वामी मानने के लिए तैयार हो गए। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस, 5वीं सदी ईसा पूर्व। शक्ति की कुंजी: शक्ति के क्षेत्र में आपको अपने कदमों का मूल्यांकन इस बात से करना चाहिए कि दूसरों पर उनका दीर्घकालीन प्रभाव कैसे पड़ रहा है। बहस करके
अपनी बात मनवाने या जितने की कोशिश करने में दिक्कत यह होती है कि आप यकीन से कभी यह नहीं कह सकते कि सामने वाला पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। हो सकता है कि वह आपसे सहमत हो, दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे द्वेष कर रहा हो, या फिर शायद आपने अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी हो जो बुरी लगी हो। ध्यान रहे कि सामने वाला अपने मूड और असुरक्षा के आधार पर आपके कहे शब्दों का मतलब निकालता है। अच्छे से अच्छा तर्क की भी कोई ठोस नींव नहीं होती, क्योंकि हम सब अपने शब्दों के छलावे भरी प्रकृति से वाकिफ होने के कारण उन पर अविश्वास करते हैं। किसी के साथ बहस करने के बहस करने के कुछ ही दिन बाद हम सिर्फ आदत की वजह से अपने पुराने विचारों पर वापस लौट आते हैं। इस बात को समझ ले कि शब्द चवन्नी के 100 मिलते हैं। हर कोई जानता है कि बहस करने के आवेश में हम अपनी बात के समर्थन में कुछ भी कह सकते हैं। हम बाइबल का हवाला दे सकते हैं या आंकड़ों का जिक्र कर सकते हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इस तरह की हवाबाजी से कौन हम पर विश्वास कर सकता है? कार्य इससे कहीं अधिक शक्तिशाली और अर्थपूर्ण होते हैं। वे हमारी आंखों के सामने होते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। कार्यों के चुभने वाले शब्द नहीं होते और गलत निष्कर्ष की कोई संभावना भी नहीं होती। सामने दिखाई देने वाले सबूत के साथ कोई भी बहस नहीं कर सकता। जैसे बलेसियर ग्रेशियन कहता है कि सत्य आम तौर पर सुनाई नहीं देता। सर क्रिस्टोफर रेन इंग्लैंड के पुनर्जागरण काल में इस बात के जीते जागते उदाहरण थे। उन्होंने गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान में महारत हासिल कर ली थी। वे इंग्लैंड के सबसे मशहूर वास्तुविद थे। वे इस क्षेत्र में उनके लंबे करियर में उनके ग्राहकों ने उनके डिजाइन के बारे में बहुत से व्यावहारिक सुझाव दिए थे, क्योंकि उन्होंने कभी ग्राहकों से बहस नहीं की या चुभने वाले शब्द नहीं किए। उनके पास अपनी बात साबित करने के दूसरे तरीके थे। उसके पास अपनी बात साबित करने के दूसरे तरीके थे। 1688 में रेन ने वेस्टमिंस्टर शहर के लिए एक शानदार टाउन हॉल डिजाइन किया, लेकिन मेयर उससे संतुष्ट नहीं था। उसने रेन से कहा कि दूसरी मंजिल सुरक्षित नहीं है और यह पहली मंजिल पर बने उसके ऑफिस पर कभी भी गिर सकती है। उसने रेन से कहा कि वह अतिरिक्त सहारे के लिए पत्थर के 2 खंभे और लगाते। रेन बहुत ही कुशल इंजीनियर थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि खंभे लगाने का कोई मतलब नहीं है और मेयर का डर निराधार था, लेकिन उन्होंने खंभे लगा दिए, जिससे मेयर बहुत खुश हो गया। कुछ सालों बाद वह मजदूर कुछ सफाई करने के लिए ऊंची नसेनी पर चढ़े, तब जाकर पता चला कि खंभे छत को सहारा नहीं दे रहे थे, बल्कि उसे थोड़ी दूर ही खत्म हो गए थे। खंभे सिर्फ देखने के लिए लगाए थे, लेकिन इससे दोनों ही लोगों को वह मिल गया जो वे चाहते थे। मेयर को तसल्ली हो गई और रेन जानते थे कि भावी पीढ़ियां समझ लेंगी कि उनकी मूल डिजाइन सही थी और खंभों की जरूरत नहीं थी। काम के माध्यम काम के माध्यम से काम के माध्यम से काम के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने से आपके विरोधी रक्षात्मक नहीं होते, इसलिए वे आसानी से आपकी बात मान जाते हैं। बहस के बजाय कार्य से शाब्दिक और भौतिक दोनों रूपों में अपनी बात मनवाना ज्यादा कारागार होता है। अगर आपका लक्ष्य शक्ति पाना है तो उसे सुरक्षित रखना है, तो हमेशा अप्रत्यक्ष मार्ग से खोजें और युद्ध का मैदान सावधानी से चुनें। अगर दीर्घकालीन दृष्टि से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आपसे सहमत है या नहीं, या अगर समय और उसका अनुभव उन्हें आपका मतलब समझा देगा, तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप उन्हें समझाने की कोशिश न करें। अपनी ऊर्जा बचाएं और वहां से चल दें। तस्वीर सीसा बहस करने वाले ऊपर नीचे होते रहते और कहीं भी नहीं पहुंच पाते। शीशा के नीचे उतरे और लोगों को लात मारे या धक्का दिए बिना उन्हें अपना मतलब दिखा दे। उन्हें शिखर पर छोड़ दे। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उन्हें अपने आप धरती पर ले आएगी। विशेषज्ञ की राय, बहस
सभी बहस न करें। समाज में किसी भी चीज़ पर बहस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ परिणाम देने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। बेंजामिन डिज़राइली 1804 से 1881। नियम 10 संक्रमण दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। विचार, आप किसी दूसरे के दुख से मर सकते हैं। भावनात्मक अवस्थाएं बीमारियों की तरह संक्रामक होती हैं। हो सकता है आपको लगे कि आप डूबते की आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह याद रखें कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बदकिस्मती आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। इसलिए सुखी और खुदकिस्मत लोगों के साथ रहें। बीज और घंटाघर। एक कौवा बीज को अपनी चोंच में दबाकर घंटाघर के ऊपर लिए जा रहा था। तभी वह बीज उसकी चोंच से फिसल कर गिर गया और घंटाघर के नीचे की दरार में गिर गया। बीज मरते मरते बच गया और उसने घंटाघर की दीवार को आग्रह किया कि वह उसकी रक्षा करे। उसने ईश्वर की कृपा का वास्ता दिया और दीवार की ऊंचाई, सुंदरता तथा उसके घंटे की आवाज की तारीफ के पुल बांधने लगा। और उसने अफसोस कि मैं अपने पिता के पेड़ों की हरी शाखाओं के नीचे नहीं गिरा। अफसोस कि मैं ऐसी जमीन पर नहीं गिरा जो पत्तों से ढका हो। लेकिन कम से कम आप मुझे त्याग न दें। जब मैंने खुद को क्रूर कौवे की चोंच में पाया तो मैंने एक प्रतिज्ञा की कि अगर मैं बच गया तो मैं अपने जीवन को एक छोटे से छेद से समाप्त कर दूंगा। इन शब्दों से दयावश दीवार ने उस बीज को वहां आश्रय दे दिया जहां यह गिर गया था। कुछ समय बाद वह बीज फट गया, जिसकी जड़ें पत्थरों के दरारों के बीच में थी और उन्हें धकेलने लगी। इसके अंकुर आकाश की ओर बढ़ने लगे। वे जल्दी ही ऊपर भवन की ओर उठने लगे और जैसे जैसे मुड़ते गए जड़ें मोटी होती गई और प्राचीन पत्थरों की उनकी जगह दूर हटने लगी। बहुत देर बाद जाकर दीवार को होश आया कि दया के कारण उसने अपना ही विनाश को आमंत्रित कर लिया है। इसलिए जब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कुछ ही समय बाद दीवार गिर गई थी। लियोनार्डो दा विंसी 1452 से 1519। शक्ति की कुंजी। कुछ लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं। ये लोग अपनी गलतियों के कारण नहीं बल्कि परिस्थितियों के कारण दुर्भाग्य का शिकार होते हैं। ये हमारी मदद और सहानुभूति के हकदार हैं। लेकिन कई लोग दुर्भाग्य या दुख के शिकार नहीं होते हैं, बल्कि अपने विनाशकारी कामों को और दूसरों पर बुरे प्रभाव के कारण दुर्भाग्य को स्वयं आमंत्रित करते हैं। इन लोगों की मदद करने में हमें सतर्क रहना चाहिए। हम यह सोचते हैं कि उन्हें मुसीबत से उबारना, उनकी आदतें बदलना नेकी का काम होता है, लेकिन अक्सर उनकी आदतें हम में बदल जाती हैं और उनके बजाय हम बदल जाते हैं। इसका कारण समझना आसान है। इंसान जिन लोगों के साथ रहता है उनके मूड, भावनाओं और सोचने के तरीकों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझ लें कि शक्ति के खेल में यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं। बुरे प्रभाव डालने वाले के साथ जुड़ने में जोखिम है कि आप अपना बहुमूल्य समय और आप ऊर्जा बर्बाद करेंगे। इसके अलावा जब आपको ऐसा लोगों के साथ उठता बैठता देखेंगे तो आपके बारे में उनकी राय अच्छी नहीं होगी। कभी भी बुरे प्रभाव के खतरों को कम ना आके बुरे प्रभाव का सिर्फ एक ही समाधान है, बचकर रहो। खतरा यह है कि बुरे प्रभाव डालने वाले के लोग अक्सर ऐसा भी न करते हैं कि दोष उनका नहीं बल्कि परिस्थितियों का। इसलिए शुरुआत में यह देखना मुश्किल होता है कि उन्होंने दुखों को खुद आमंत्रित किया है। जब तक आप समस्या की हकीकत जान पाते हैं तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। आप इस तरह के खतरनाक संक्रमण से खुद को कैसे बचा सकते हैं? जवाब यह है कि आप लोगों का मूल्यांकन इस बात से न करें कि वे अपनी समस्याओं के क्या कारण बताते हैं, बल्कि इस बात से करें कि दुनिया पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव डालने वालों को इन इन बातों से पहचाना जा सकता है कि वे दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। उनका अतीत उथल पुथल वाला होता है। बहुत से लोगों से उनके संबंध टूट जाते हैं, उनके करियर अस्थिर हो जाते हैं और उनके चरित्र में एक खतरनाक शक्ति होती है जिससे प्रभावित होकर अपने आप अपनी तर्क शक्ति खो देते हैं। बुरा प्रभाव डालने वालों की इन विशेषताओं को देखकर पहले से ही सचेत हो जाएं। उनकी आंखों से असंतुष्टि के भाव को देखना सीखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पर तरस न खाएं और उनकी मदद करने की कोशिश में खुद को न उलझ जाएं। बुरा प्रभाव डालने वालों के पास से दूर भाग जाएं, वरना आपको इससे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बुरे प्रभाव का दूसरा पहलू भी उतना ही ज़्यादा
सही है, इसे समझना ज़्यादा आसान और कुछ लोग अपने खुशनुमा स्वभाव, स्वाभाविक उत्साह और बुद्धिमत्ता के द्वारा खुशी को आकर्षित करते हैं। वे सुख का स्रोत होते हैं और आपको उनके साथ संबंध जोड़ना चाहिए ताकि आप भी उनके सुख में हिस्सेदार बन सके। यह सिर्फ खुशनुमा स्वभाव और सफलता पर ही लागू नहीं होता, सभी सकारात्मक गुण हम पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। टेलीरेंड में कई विचित्र गुण थे, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें फ्रांस का सबसे शालीन, आकर्षक और हाजिर जवाब सामंत मानते थे। उनका पेशे परिवार देश के सबसे पुराने कुलीन परिवारों में से एक था। हालांकि उन्हें प्रजातंत्र और फ्रांसीसी गणराज्य में विश्वास था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने सामंती गुणों को नहीं छोड़ा था। उनके समकालीन नेपोलियन कई मायनों में उनके विपरीत थे। नेपोलियन क्रोस्का के किसान परिवार से थे और मितभाषी, असभ्य, यहाँ तक कि उग्र भी थे। नेपोलियन टेलीरेंड की जितनी प्रशंसा करते थे उतनी किसी की भी नहीं करते थे। वे टेलीरेंड को हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करते थे। यह चाहते थे कि टेलीरेंड के गुणों के प्रभाव से वे भी सुसंस्कृत बन जाएं, पर इसका असर हुआ। समय के साथ साथ नेपोलियन में कई तस्वीर वायरस, यह बिना देखे, बिना चेतावनी दिए आपके शरीर में घुस जाता और चुपचाप धीरे धीरे फैलता रहता है। आपको इसका पता चल पाए इससे पहले ही आपके शरीर में गहरी जड़ें जमा लेता है। इसके साथ साथ नेपोलियन में कई बदलाव हुए। टेलीरेंड के साथ रहने से उनके चरित्र में अनगढ़ पहलू सुदृढ़ हो गए। इस भावनात्मक आदान प्रदान के सकारात्मक पहलू का लाभ लें। उदाहरण के लिए, अगर आप कंजूस हैं तो उदार लोगों के साथ रहें ताकि उनके प्रभाव से के कारण आपकी कंजूसी खत्म हो जाए। अगर आप निराशावादी हैं तो हंसमुख लोगों के आसपास रहे। अगर आप एकाकी हैं तो बहिर्मुखी लोगों से दोस्ती करें। कभी कभी ऐसा लोगों से न जुड़े जिनमें आपके जैसे द्वेष है, इससे सिर्फ आपके दोष ही मजबूत होंगे। सिर्फ सकारात्मक गुणों वाले लोगों के साथ जुड़े। अगर आप जिंदगी में इस नियम पर चलेंगे तो आपको दुनिया की किसी भी दवा से ज़्यादा फायदा होगा। विशेषज्ञ की राय, कुछ खुदकिस्मत लोगों को पहचानें ताकि आप उनके साथ रहने का निर्णय ले सकें। बदकिस्मत लोगों को भी पहचानें ताकि आप उनसे बच सकें। दुर्भाग्य आम और मूर्खता के कारण आता है। इसके शिकार लोगों के ज़्यादा संक्रामक और कोई नहीं होता। अपने दरवाजे को छोटे से छोटे दुर्भाग्य के लिए कभी न खोलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके पीछे पीछे बहुत से दुर्भाग्य चले आएंगे। दूसरे के दुख से न मरे। बालेश्वर ग्रेशियन 1601 से 1658। नियम 11। आप लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें। विचार अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आपको ऐसा बनना चाहिए ताकि लोगों को हमेशा आपकी ज़रूरत पड़ती रहे और वे आपको चाहे आप पर कितना ज़्यादा भरोसा किया जाए, आपके पास उतनी ही ज़्यादा स्वतंत्रता होगी। कुछ ऐसा करें ताकि दूसरे अपने सुख समृद्धि के लिए आप हाथ पर निर्भर बन जाएं। ऐसा करने के बाद आपको किसी चीज़ का डर नहीं होगा। लोगों को इतना न सिखाएं कि आपके बिना उसका काम चल जाए। दो घोड़े अपनी पीठ पर एक गट्ठर लाद कर ले जा रहे थे। आगे वाला घोड़ा अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन पीछे वाला घोड़ा आलसी था। उनके मालिक ने पीछे वाले घोड़े के गट्ठर भी सामने वाले घोड़े पर लाद दिया और गट्ठर का वजन हटाने के लिए पीछे वाला घोड़ा आसानी से चलने लगा। और आगे वाला घोड़े से बोला कि तुम मेहनत करो और पसीना बहाओ। तुम जितना ज़्यादा मेहनत करोगे तुम्हें उतना ही ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। जब वे सराय पर पहुंचे तो मालिक ने कहा कि जब मैंने एक ही घोड़े पर सारा सामान ला सकता हूँ तो फिर मैं दो घोड़ों की खिलाने पिलाने का खर्च क्यों उठाऊं। इससे अच्छा तो यह रहेगा कि मैं एक घोड़े को भरपेट खिलाऊं और दूसरे की खाल उतरवा लूं। कम से कम मुझे उसकी चमड़ी तो मिल ही जाएगी। और ऐसा ही किया। फेबलेस टोल्स्टॉय। फेबलेस टोल्स्टॉय। शक्ति की कुंजी। आपकी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप लोगों से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवा सकते हैं। जब आप लोगों को मजबूर या आहत किए बिना ऐसा करें, यानी जब वे अपनी मर्जी से आपकी इच्छा के अनुरूप काम करें, तो आपकी शक्ति कोई छू भी नहीं सकता। इस स्थिति में आने का सर्वश्रेष्ठ तरीका निर्भरता के संबंध बनाना है। मालिक को आपकी सेवाओं की ज़रूरत है, वह कमज़ोर है या आपके बिना काम नहीं कर सकता। आप इतनी गहराई तक उसके काम में डूब चुके हैं कि आपको हटाने के लिए
आपको हटाने से उससे बहुत मुश्किल आएगी और आपकी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रशिक्षण देने में उसका बहुत सा समय, कीमती समय बर्बाद होगा। एक बार जब इस तरह का संबंध स्थापित हो जाता है तो आपकी स्थिति सशक्त हो जाती है और आप मालिक से अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। आप सिंहासन के पीछे बैठ कर राजा के उस सेवक की तरह होते हैं जो दरअसल राजा को नियंत्रित करता है। राजा उन लोगों से न बने उन लोगों जैसे न बने जो गलती से यह मान लेते हैं कि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति है। शक्ति संपन्न बनने के लिए लोगों के संबंध बनाना जरूरी है और आपको समर्थक, प्यादों, कमजोर मालिकों की जरूरत हमेशा पड़ेगी। अगर आप खुद को अनिवार्य नहीं बना पाते तो पहला मौका मिलते ही आप बाहर निकाल दिए जाएगा। आपकी जगह पर किसी कम उम्र वाले, कम महंगे या कम जोखिम वाले नए व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा। यह जोखिम न ले और जब लोगों को अपने पर निर्भर बनाए। जब सब कुछ आप पर निर्भर होगा तो आपको निकाला नहीं जा सकता। आपको निकालने का मतलब तबाही है। इसलिए आपका मालिक यह जोखिम कभी नहीं ले सकता। इस तरह की स्थिति में आने के बहुत ही तरीके हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है किसी ऐसी योग्यता का, रचनात्मक प्रतिभा का होना जिसका कोई विकल्प न हो। आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस एक ऐसी योग्यता की ज़रूरत है जो आपको भीड़ से अलग कर देती है। आपको ऐसी स्थिति बनाना चाहिए जिसमें आप तो दूसरा मालिक या संरक्षक आसानी से खोज सकते हो, लेकिन आपका मालिक आपको जितनी विशेष योग्यता वाला दूसरा सेवक आसानी से नहीं खोज सकता। और अगर आप वास्तव में अपरिहार्य न हो तो आपको अपरिहार्य होने का नाटक करना चाहिए। विशेषतापूर्ण ज्ञान और कुशलता का ढोंग करने से ऊपर से बैठे लोग यह सोचेंगे कि आपके बिना उनका काम सच नहीं चल सकता। और निक्सन ने व्हाइट हाउस में बैठने के बाद बहुत से लोगों को निकाला तो हेनरी किसिंजर बच गए। इसलिए नहीं कि निकसन की नज़र में किसिंजर ज़्यादा अच्छा कूटनीतिज्ञ नहीं था। कई कूटनीतिज्ञ किसिंजर से ज़्यादा निपुण थे इसलिए नहीं कि क्योंकि मैं अच्छी पढ़ती थी। उनके विश्वास और राजनीतिक विचार भी अलग अलग थे। किसिंजर इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने राजनीतिक तंत्र के इतने सारे श्रेष्ठों में घुसपैठ कर ली थी कि उन्हें हटाने से भारी अव्यवस्था का माहौल बन जाता। प्रशासन में या कितने सारे पहलुओं और विभागों में उनका दखल ये था कि यह उनका ट्रम्प कार्ड बन गया है। इससे उनके कई समर्थक बन गए हैं। अगर आप इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं तो आपसे पीछा छुड़ाने में बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है क्योंकि आप सब पर निर्भर हैं। आखिरी चेतावनी, यह न सोचें कि अगर आपका मालिक आप पर निर्भर है तो वह आपसे प्रेम करेगा। ये सच तो यह है कि वह आपसे द्वेष करेगा और डरेगा। लेकिन जैसा मैकियावेली ने कहा था, प्रेम की बजाय लोगों में डर उत्पन्न करें। डर को आप नियंत्रित कर सकते, लेकिन प्रेम को आप कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। प्रेम का मित्रता जैसा सूक्ष्म और बदलने वाले भाव पर निर्भर रहने से आप असुरक्षित बने रहते हैं। लोकप्रिय बनने से अच्छा तो यह है कि लोग आप पर निर्भर बने और इस बात से डरें कि आपके चले जाने से कितने बुरे परिणाम होंगे। समझदार राजा हर एक स्थिति में अपने नागरिकों को स्वयं पर और राज्य पर निर्भर रखता है, तभी उन पर भरोसा किया जा सकता है। निकोलो मैकियावेली। तस्वीर, कांटेदार बेल। नीचे जड़ें गहरी और चौड़ी बढ़ती हैं। ऊपर बेल बड़े खंभों को खिड़कियों के चारों तरफ लिपटती रहती है। बेल के पीछे छुड़ाने में बहुत मेहनत लगेगी। इतना खून पसीना बहाना पड़ेगा कि उसे बढ़ने देना ज़्यादा आसान है। विशेषज्ञ की राय, लोगों को अपने पर निर्भर बनाए। इस तरह की निर्भरता से ऐसा बहुत कुछ हासिल हो सकता है जो शिष्टाचार से नहीं हो सकता। जो अपनी प्यास बुझा लेता है वह तत्काल कुएं की तरफ पीट कर लेता है क्योंकि अब उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। अब निर्भरता खत्म हो जाती है तो निशिष्टता और सभ्यता भी खत्म हो जाती है और उसके बाद सम्मान भी। अनुभव के साथ आपको पहला सबक यह है सिखाना चाहिए कि जीवन को को जी, की आशा तो जीवित तो रखें, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट न करें। सम्राट को अपनी अपनी ज़रूरत होनी चाहिए। बालित्सर ग्रेशियन 1601 से 1658। नियम 12। शिकार को निरस्त्र करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। विचार, एक सच्चा और ईमानदार कदम बेईमानी के दर्जनों कदमों को ढक लेगा। संदेह करने वाले लोगों के लिए रक्षा कवच आपकी ईमानदारी और उदारता के खामोश में स्थिर हो जाते हैं। अगर आपकी गोड़ी सी ईमानदारी उसके कवच में छेद कर दे तो इसके बाद आप उन्हें थोड़ा नियमानुसार दे सकते हैं और इनसे मतलब नहीं निकाल सकते। सही समय पर
दिया गया उपहार यानी ट्रोजन हॉर्स भी इसी उद्देश्य को पूरा करता है। फ्रांसिस्को बोरी धोखेबाज दरबारी मिलान का एक फ्रांसिस्को गेप्सियर बोरी, जिसकी मौत 1695 में हुई थी, दरबारी था या अश्वरोही धोखेबाज या पूर्वज था, धोखेबाजी का पूर्वज था। उसके शोहरत का सच्चा समय एम्स्टर्डम में पहुंचने के बाद हुआ था। वहां पर उसने मेडिको यूनिवर्सल की पदवी ली और बहुत से लोगों को नौकरी पर रखा। वह 6 घोड़ों वाली बग्घी में यात्रा करता था। उसके पास घर पर मरीजों का तांता लगा रहता था और कुछ तो उससे मिलने के लिए पेरिस से विशेष बग्घियों में बैठकर एम्स्टर्डम तक आते थे। वे बोरी बीमारों के इलाज के बदले में उनसे एक भी पैसा नहीं लेता था, गरीबों को बहुत दान देता था और वह किसी तरह से भी पैसा नहीं लेता था। वह इतनी शान शौकत से रहता था कि लोगों ने यह मान लिया था कि उसके पास पारस पत्थर होगा। अचानक वह परोपकारी व्यक्ति एम्स्टर्डम से गायब हो गया। तब यह पता चला कि वह अपने साथ बहुत सा धन और हीरे लेकर भाग गया था, जो लोगों ने उसके पास अमानत के तौर पर रखे थे। शक्ति की कुंजी। धोखा देने का मूल मंत्र यह है कि ध्यान भटकाना। जिन लोगों को आपका धोखा देना चाहते हैं, उनका ध्यान भटकाने से आपको धोखा देने का समय और मौका मिल जाता है। दयालुता, उदारता और ईमानदारी के काम से लोगों का सबसे अच्छी तरह से ध्यान भटकाया जा सकता है, क्योंकि इससे उनकी शंका खत्म हो जाती है। इससे वे बच्चे बन जाते हैं और हर तरह की प्रेमपूर्ण मुद्रा को स्वीकार करने का उत्सुक हो जाते हैं। प्राचीन में इससे लेने से पहले देना कहा जाता है। इससे पहले से सामने वाले का ध्यान इस बात पर नहीं जाता जाता था कि आप उससे लेने वाले हैं। इस तरकीब के अनंत अव्यवहारिक प्रयोग हैं। किसी से खुलेआम कुछ लेना खतरनाक है। शक्तिशाली लोगों के लिए भी शिकार प्रतिशोध की योजना बनाएगा। जरूरत की चीज मांगना भी खतरनाक है, भले ही आप कितनी भी पवित्रता से विनम्रता मांगे। जब तक सामने वाला व्यक्ति को अपना फायदा नहीं दिखेगा, तब तक वह आपकी जरूरत पर ध्यान नहीं देगा। और हो सकता है कि वह इसे चिढ़ भी जाए, लेकिन लेने से पहले यह सीखे कि इसे जमीन नर्म होती है। भावी आग्रह आग्रह का आघात धीरे से लगता है और ध्यान भटकता है। कुछ दिन के कुछ दिन के कई रूप हो सकते हैं। वास्तविक उपचार, उदारतापूर्ण कार्य, एहसान, सच्ची स्वीकारोक्ति, थोड़ी सी ईमानदारी। किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते समय सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। हम सब आदतों के गुलाम हैं और हमारी पहली छवि लंबे समय तक चलती रहती है। अगर कोई संबंध की शुरुआत में ही यह भरोसा करने लगता है कि आप ईमानदार हैं, तो इसके बाद उसे भरोसे में बदलने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। इससे आपको रणनीति बनाने का काफ़ी मौका मिल जाता है। अक्सर ईमानदारी एक ही काम पर्याप्त नहीं होता। इसलिए हे ईमानदार की प्रतिष्ठा, तू यह प्रतिष्ठा बहुत से कामों से बनती है। हे महत्वहीन भी हो सकती है। एक बार यह प्रतिष्ठा बन जाए तो छवि की तरह से इसे हिलाना ही आसान नहीं होता। प्राचीन चीन में चैंग के ड्यूक वे ने यह फैसला लिया कि वह सशक्त बना रहे और राज्य में और उसका कब्जा कब्जा लेगा। उसने अपनी योग्यता किसी पर नहीं बताई और हु के राज्य को अपनी बेटी की शादी कर दी। उसने एक सभा बुलाई और अपने मंत्रियों से पूछा कि मैं किस देश पर आक्रमण करने के बारे में सोच रहा हूँ, हमें किस देश पर हमला करना चाहिए। जैसी उसे उम्मीद थी, एक मंत्री ने जवाब दिया कि हमें हु राज्य पर हमला करना चाहिए। ड्यूक गुस्सा हो दिखाते हुए बोला कि हूँ हमारा मित्र है, तुम उस पर हमला करने का सुझाव कैसे दे सकते हो। इस गलत बात के लिए उसने मंत्री का सिर कलम करवा दिया और हूँ के राजा ने इस बारे में सुना। उसने सोचा कि उसके पास वू की ईमानदारी के बहुत से सबूत तो हैं। इसके अलावा वू ने उनके साथ अपनी पुत्री की शादी भी की थी, इसलिए उसने वू से खुद को बचाने के लिए कोई सावधानी नहीं बरती। कुछ सप्ताह बाद वू की सारी सेनाएं हू राज्य में घुस गई और उन्होंने पूरे देश को कब्जा कर लिया। ईमानदारी सावधान लोगों को निशस्त्र करने के सबसे अच्छे तरीकों का एक है, लेकिन यह इकलौता तरीका नहीं है। कोई भी महान या निस्वार्थ दिखने वाला काम ऐसा ही कर सकता है। शायद यह इस तरह सबसे काम अच्छा उदारता दिखाना होता है। बहुत कम लोगों को आनंद उपहार नाम पसंद होता है, भले ही वह उनके सबसे पक्के दुश्मन ने दिया हो। इसलिए यह लोगों को यह निशस्त्र करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। उपहार हमारे लिए अंदर छिपा बच्चा जाग पड़ा है।
और हमारा रक्षा कवच ढीला पड़ गया। हालांकि हम अक्सर दूसरों के पापों के कार्यों को आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अब हम अपने तोहफे की तोहफे के पीछे छिपी हुई कुटिलता को शायद कभी कभी देखते हैं, जिसके पीछे अक्सर बड़े बड़े उद्देश्य छिपे होते हैं। तोहफा अपनी चालबाजी को छिपाने का सबसे अच्छा तरीका है। यह रणनीति का सबसे प्रयोगशाली से करना चाहिए। अगर लोग इसे भांप लेंगे तो कृतज्ञता और स्नेह की उसकी कुंठित भावना नफरत और अविश्वास में बदल जाएंगी। जब तक आप सच्चे और दिल से निकलने वाले उपहार का अभिनय न करें तो कर सकें तो सबके आगे से न खोलें। तस्वीर ट्रोजन हॉर्स। आपका कपट एक बेहतरीन तोहफे में छिपा हुआ है। उसका प्रलोभन से आपका विरोधी बच नहीं सकता। दीवार खुल जाएगी और भीतर पहुंचने के बाद कहर बरपा देगा। विशेषज्ञ की राय। जब चीन के ड्यूक वेन यू पर आक्रमण करने वाले थे तो उन्होंने उस घोड़े की टीम में दी थी। जब अर्ल की चाऊ यू पर आक्रमण करने वाला था तो उसने उन्हें विशाल रथ तोहफे में दिए। इसलिए यह कहा जाता है कि कुछ लेने से पहले देना चाहिए। हान फेतु चीन दार्शनिक। तीसरी सदी। नियम 13। तीसरी सदी। मदद मांगते समय यह दया या कृतज्ञता नहीं बल्कि स्वार्थ की दुहाई दें। अगर आप किसी की मदद करना चाहिए तो उसे यह याद न दिलाएं कि आपने पहले उसकी कितनी मदद की थी या उसके लिए आप कितने अच्छे काम आए थे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नजरअंदाज करने का कोई तरीका खोज ही लेगा। इससे बजाय अपने आग्रह में किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करें जिससे वह लाभ होगा। इस लाभ को बढ़ाकर जोर शोर से बताएं। जब उसे यह लगेगा कि आपकी मदद करने के कारण उसका भला हो सकता है तो वह पूरे उत्साह से उसकी मदद करेगा। देहाती और सेब का पेड़। एक देहाती के बगीचे में एक सेब का पेड़ था जिसमें फल नहीं लगते थे। उस पर सिर्फ गोरैया और टिड्डे ही बैठते थे। उसने पेड़ काटने का फैसला लिया और हाथ ही में कुल्हाड़ी लेकर इसकी जड़ पर प्रहार करने लगा। टिड्डों और गोरैया ने उसमें आग्रह किया और वह उस पेड़ को न काटे क्योंकि वह उन्हें शरण देता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि वे गीत गाकर उसकी थकान कम करते हैं, लेकिन हम उसके देहाती ने उसके आग्रह पर कतई ध्यान नहीं दिया और पेड़ पर प्रहार करता रहा। जब पेड़ के कटार तक पहुंचा तो उसने वहां मधुमक्खियों को एक छत्ता रख दिया जिसमें वह बहुत सा शहद था और शहद परखने के बाद उसने अपने कुल्हाड़ी को अपने से दूर फेंक दी और पेड़ की बहुत आदि देखभाल की। इन स्वार्थ से बहुत तेरे लोग प्रेरित होते हैं। फेवल्स ईस्वी 8। शक्ति की खोज के बारे में आप बार बार अपने से ज़्यादा शक्तिशाली लोगों से मदद मांगनी पड़ती है। मदद मांगना भी एक कला ही है। कला इस बात पर निर्भर करती है कि आप में सामने वाले को समझने की कितनी क्षमता है और यह भी कि आप अपनी उसकी ज़रूरतों में कितना फ़र्क समझते हैं। ज़्यादातर लोग मदद मांगने से सफल नहीं होते क्योंकि वे अपनी इच्छाओं को ज़रूरत में खोए रहते हैं। वे यह मान बैठते हैं कि जिन लोगों ने उन्हें मदद मांग रहे हैं वे निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करेंगे। वे इस तरह आग्रह करते हैं कि जैसे उनकी ज़रूरतों के लिए महत्वपूर्ण हो, जबकि शायद उन्हें उनकी कतई परवाह नहीं होती। कई बार वे बड़े मुद्दे या हवाला देते हैं, कोई महान लक्ष्य या प्रेम और कृतज्ञता जैसे महान भाव वे बड़ी तस्वीर में दिखाने लग जाते हैं, जबकि रोज़मर्रा की बातों में प्रभावित करने की ज़्यादा शक्ति नहीं होती है। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने ही खुद की ज़रूरतों में उलझा रहता है और अगर आप उसके स्वार्थ का बस्ता नहीं देते तो वह आपकी मदद करने के लिए अपने समय में बर्बादी मानेगा। इस प्रक्रिया के प्रमुख कदम सामने वाले के मनोविज्ञान और समानता क्या वह घमंडी है बारे में चिंतित है और उसके ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें परास्त करने के लिए आप उसकी मदद कर सकते हैं। क्या वह धन और शक्ति से आपसे ही प्रेरित है? जब 12वीं सदी में मंगोलों ने चीन पर आक्रमण किया तो 2000 साल पुरानी चीनी संस्कृति और सभ्यता खतरे में पड़ गई और मंगोलों के सेनापति चंगेज खान की नज़र में चीन सिर्फ एक ऐसा देश था जहां उसके घोड़े के लिए पर्याप्त चारा था। उसने पूरे देश के को मिटाया मिट
करने और इसके शहरों में तहस-नहस करने का फैसला किया, क्योंकि उसने सोचा बेहतर ही रहेगा कि चीन को मिट्टी में मिला दिया जाए और ताकि यहाँ हमारे पे घोड़ों के लिए घास उगे। चीन सभ्यता के नष्ट होने से जिसने बचाया है वह कोई सेनापति या राजा नहीं, बल्कि तसई नाम का एक सामान्य आदमी था। तसई खुद का एक विदेशी था, लेकिन वह चीनी संस्कृति से प्रभावित था। वह चंगेज खान का विश्वास से पात्र सलाहकार बनने से कामयाब हो गया था और उसने उसे यकीन दिला दिया कि अगर जीवन को नष्ट करने की बजाय वहाँ के नागरिकों पर टैक्स लगाने पर लगा दे तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। चंगेज खान को इससे ज़्यादा समझदारी दिखी और उसने तसाई की सलाह मान ली। चंगेज खान ने केफेंग शहर पर लंबी घेराबंदी के बाद कब्जा किया और इसके बाद नागरिकों की मौत को घाट उतारने का फैसला लिया, जैसा उसने उन बाकी शहरों के लिए किया था जहां उसका विरोध हुआ था। तो तसई ने उसे बताया कि केफेंग केफेंग में चीनी के सबसे अच्छे कारीगर और इंजीनियर रहते हैं और उनके द्वारा हुनर लाभ उठाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। केफेंग को ज़्यादा दिया गया। इससे पहले कि चंगेज़ खान ने कभी ऐसी दया नहीं दिखाई थी, लेकिन यह तो सच था कि कैफेंग दया के कारण नहीं बचा था। तसेंग तसेंग चंगेज़ खान अच्छाई अच्छी तरह से जानता था और चंगेज़ एक बर्बाद देहाती था जैसा संस्कृति की कतई परवाह नहीं की थी। सच तो यह है कि उसे युद्ध और व्यवहारिक परिणामों के अलावा किसी बात की परवाह नहीं। तसई ने उसे इकलौते भाव को अप्राप्त किया जो इस तरह से आदमी का फल हो सकता है। लोभ आत्म रुचि का स्वार्थ ही जल वह लीवर है जो लोगों को घुमाता है। एक बार जब आप अपने उसको दिखा लेते हैं तो आप किसी तरह से उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। उनका इस लक्ष्य तक पहुंचने में उनकी मदद कर सकते हैं तो आपके अनुग्रह को उसका पूरा करने की शिक्षा शिक्षा में सारी बाधाएं जादू से गायब हो जाएंगी। शक्ति हासिल करने के लिए राह में हर कदम पर ही आपको यह सीखना होगा कि आपको दूसरे व्यक्ति की अच्छी तरह सोचें, उसको ज़रूरतों से रुचियों को भापें, अपनी भावनाओं के पर्दे को हटा दें, क्योंकि इससे सच्चाई धुंधली हो जाती है तो फिर आप अपनी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। तस्वीर बांधने वाली रस्सी दया और कृतज्ञता की रस्सी कमज़ोर होती है और पहले से झटके में टूट जाती है। इस तरह लाइफलाइन ने फेंको आपसी स्वार्थ की रस्सी बहुत मजबूत होती है और इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। यह बरसों तक आपकी सेवा करती रहेगी। विशेषज्ञ की राय अपनी किस्मत चमकाने का सबसे आसान तरीका और अच्छा तरीका यह होता है कि स्पष्टता से दिखाना आपकी तरक्की में ही उनकी तरक्की छिपी हुई है।